हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट लेके आ गया हूँ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। तो हमने अर्थव्यवस्था में देखा था, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमने समझ लिया था। आज हमारा है सेकंड टॉपिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था हमको देखना है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था समझने से पहले हमको साम्यवादी अर्थव्यवस्था समझना पड़ेगा, क्योंकि साम्यवादी से ही समाजवादी की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था की गोद से पैदा हुआ है ना। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे? साम्यवादी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे पहले। अब बात आती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है ना। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी विचारधारा है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी विचारधारा है जहां लोग काम अपने क्षमता अनुसार करते हैं, लेकिन उनको पैसे जरूरत के हिसाब से मिलता है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ? साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि एक ऐसी विचारधारा है जहां पे लोग काम तो करते हैं, लेकिन वो अपने क्षमता अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन जो उनको तनख्वाह मिलती है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं, वो उनकी जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि एक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार या अपनी पूंजी के अनुसार कितना भी अधिक पैसा वो कमा सकता है। जिसकी जिस हिसाब से क्षमता होगी उस हिसाब से वो पैसा कमा सकता है। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या कह रही है कि यहाँ पे जो लोग हैं काम करेंगे अपने क्षमता के अनुसार, लेकिन जो उनको पैसा मिलेगा वो जरूरत के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल लेके, मान लीजिए एक किसी फैक्ट्री में कि किसी एक व्यक्ति की जो क्षमता है ना, वहां पे क्या करता है? झाड़ू पोछा करता है। एक होगा कोई वहां पे इंजीनियर होगा, कोई पैकिंग का काम करता होगा। तो सबकी सैलरी अलग अलग होनी चाहिए, है ना। इंजीनियर की ज्यादा होती है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे देखा जाता है ना कि इंजीनियर की ज्यादा होती है, फिर जो साफ सफाई करने वाले होते हैं उनकी कम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये कहती है कि जो वहां पे साफ सफाई वाला होगा उसकी फैमिली में जितने लोग होंगे, मान लीजिए जो साफ सफाई करने वाला उसकी फैमिली में 4 लोग हैं, जो इंजीनियर है उसकी फैमिली में भी 4 लोग हैं, है ना। जो पैकिंग करने वाला है ना, उसके भी 4 मेंबर है उसकी फैमिली में। तो उनकी जरूरत के हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे, है ना। कम ज्यादा किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा कि जिसकी क्षमता जितनी उतना अधिक यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता। यही होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समझते हैं इसको। साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसा समाज है, हम समाज को लेके समझते हैं, है ना, पूरे समाज को। एक ऐसा समाज है जहां पे क्या है? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। अब बात आती है कि अभी आप कहोगे कि अभी आपने बताया कि जरूरत के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये जो यहाँ पे पैसा नहीं है का मतलब है कि जो यहाँ पे पैसे मिलते हैं ना, कार्य करने के पैसे मिल रहे हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, वो जरूरत के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो वो खाने पीने रहने में खत्म हो जाता है किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी परिवार के पास। तो पैसे जमा नहीं कर पाता है ना। उस पैसे से कोई जमीन नहीं ले सकता, कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब हुआ समाज में पैसा है ही नहीं। ठीक है। अब बात आती है पैसा नहीं है और क्या नहीं है। साम्यवादी कहता है कि राज्य नहीं है। अब राज्य नहीं है का मतलब क्या हुआ? राज्य नहीं का मतलब हुआ कि ऐसा समाज जहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, है ना, कोई सरकार नहीं होगी। इसका मतलब हुआ सरकार नहीं, ना, सरकार नहीं होगी, समाज नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, तो वहां पे
सरकार नहीं है, ऐसा समाज जहां पे सरकार नहीं है, मतलब राज्य नहीं है। और क्या होगा समाज में, जैसे मैंने बताया, भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। जो उत्पादन के संसाधन होते हैं, जैसे खनिज हो गया, है ना, खाद्य हो गया, इस पे जो हक होगा, है ना, जमीन, खाद्य, जो इस पे जो हक होगा वो किसका होगा? हक होगा वो जो उस पे कार्य कर रहा होगा, जो व्यक्ति जो वहां पे मजदूर होगा, उस मजदूर का हक होगा। बात आती है कि एक ऐसा समाज, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहता है कि एक ऐसा समाज बनाना जहां पे समाज में कोई भेदभाव ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, वहां पे कोई व्यक्ति अमीर ना हो, कोई व्यक्ति गरीब ना हो, एक समान हो, है ना, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वहां पे एक समान हो। और उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे क्या होते हैं, खनिज हो गया, हमारा खेत हो गया, उद्योग हो गया, खनिज संसाधन हो गया, इस पे जो मालिकाना हक है ना, जो हक होगा, मालिकाना हक किसका होगा? मजदूरों का होगा। इस पे कोई अमीर व्यक्ति नहीं बैठेगा, इस पे जो मालिकाना हक होगा वो मजदूर का होगा, जनता का होगा। यहां पे हम कह सकते हैं जनता का होगा। ठीक है, एक ऐसी समाज की साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहती है एक ऐसे समाज होगा जहां पे उत्पादन के संसाधन जो होंगे, खान खनिज होगा, खाद होगा, जमीन होगा, जो वहां पे खेती होगी, उस पे मालिकाना हक किसका होगा? मजदूर का होगा। अब बात आती है कि जो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है ना, जो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसकी जो विचारधारा है आई कहां से, है ना। साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा आई कहां से, अब इसको देख लेते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा आई कहां से? अब इसको समझते हैं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा आई कहां से। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा हमने देखा कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब लागू हुई थी तभी आ गई थी, है ना। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी यूरोप में, तभी ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था आ गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती थी कि आप पैसे लेके आइए मार्केट में, है ना, आपके पास जितनी पूंजी होगी आप आइए, फैक्ट्री लगाइए, आप फैक्ट्री लगाइए, जितने पास आपके पास पैसे आप आए, फैक्ट्री लगाएं और पैसा कमाएं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती थी। तो इसी के कारण, है ना, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती थी, आप पैसा पूंजी लेके आइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए और पैसे कमाइए। तो उस समय क्या हुआ कि बड़े बड़े उद्योग हो गए, है ना, वहां पे औद्योगिक क्रांति आ गई थी उस समय पे। जब हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था कि लोगों को कहा गया कि आप अपने पैसे लेके आइए, अपनी कंपनी लगाइए और पैसे कमाइए। तो उस समय बहुत सारी औद्योगिक क्रांति आ गई, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, है ना, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। तो इससे नुकसान क्या हुआ, इससे प्रभाव क्या पड़ा उस समय, कि उस समय मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। मजदूरों की हालत गंभीर थी। कैसे हालत गंभीर थी कि उनसे बहुत काम लिया जाता था, है ना, काम ज्यादा लिया जाता था। मतलब कि 18-18 घंटे उनसे काम करवाए जाते थे, और जितने काम कराते थे उतना उनको मुनाफा, उनको पैसा नहीं दिया जाता था, है ना। जैसे वो 18 घंटे का कार्य कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे। मजदूरों की हालत बहुत गंभीर थी उस समय पे। और काम के जो घंटे होते थे वो बहुत ज्यादा होते थे, ना, 24 घंटे में 18 घंटे वो काम करवाते थे। और मजदूरों का उस समय बहुत शोषण किया जा रहा था। जो मालिक होता था, कौन होता था? मालिक अमीर होता था, अमीर व्यक्ति होता था, है ना। उस समय दो वर्ग हो गया था, एक अमीर वर्ग हो गया था, एक गरीब वर्ग हो गया था, है ना। कि जो कंपनी लगा रहे हैं उससे जो मुनाफा होता था, कौन ले लेता था पूरा मुनाफा? मुनाफा
अमीर व्यक्ति ले लेता था, है ना। अमीर व्यक्ति पूरा मुनाफा ले लेता था और जो व्यक्ति वहां पे मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, उनको एक सिर्फ घर चलाने का पैसा दिया जाता था, जीवन जीने का पैसा वहां से दिया जाता था। बाकी सारा पैसा कौन ले लेता था? सारा पैसा उद्योगपति ले जाते थे। तो उस समय समाज में क्या हो गए? दो वर्ग हो गए। जो फैक्ट्री लगाते थे, है ना, दो वर्ग हो गए। एक अमीर का हो गया था उस समय, एक गरीब का हो गया था। अमीर कौन था? फैक्ट्री मालिक थे। फैक्ट्री मालिक अमीर हो गए और जो मजदूर थे वो गरीब के गरीब रह गए, है ना। उस समय दो वर्ग आ गया था। एक अमीर वर्ग आ गया था जो फैक्ट्री मालिक थे, और एक गरीब था, वो मजदूर थे, है ना, जो गरीब थे। तो उस समय क्या देखा गया कि यूरोप में उस दौर पे सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक समस्या हुई थी, है ना। आर्थिक सामाजिक समस्या कब हुई थी? ये हुई थी जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू किया गया था शहर में। तभी उस समय पे यूरोप में आर्थिक सामाजिक समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न हुई थी। क्यों उत्पन्न हुई थी हमने अभी देखा, है ना। क्योंकि मजदूरों के हालत गंभीर थे, उनसे ज्यादा काम कराया जाता था, उनको मुनाफा नहीं दिया जाता था। सारा पैसा कौन ले जाता था? अमीर वर्ग का व्यक्ति ले जाता था, जो फैक्ट्री का मालिक होता था, उद्योगपति होता था, वो ले लेता था। और इससे गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। ये हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो हमने देख लिया कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा आई कहां से? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा आई थी। अब चलिए देखते हैं कि एक दार्शनिक हुए, जर्मन के एक दार्शनिक थे, कार्ल मार्क्स। ये जर्मन के थे, जर्मन के क्या थे? दार्शनिक थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना, 1848 में इन्होंने एक बुक लिखा था। कौन सी बुक लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एक बुक लिखी थी इन्होंने, कम्युनिस्ट फेनिस्टो। इन्होंने इस बुक में बताया था, है ना, इन्होंने एक समाज बनाया था। इस बुक में बताया था कि किस प्रकार से जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो कैसे रहेंगे। उनका एक समाज बनाया था, मजदूरों का समाज कैसे होगा, उन्होंने एक कल्पना करी थी अपनी किताब में, ठीक है। अब उन्होंने कल्पना क्या की थी? उन्होंने कल्पना की थी, उन्होंने अपने बुक में लिखा, जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग या कहें तो मालिक जो होते थे, मालिक और मजदूर में कोई अंतर नहीं होगा, अंतर नहीं। तो उन्होंने अपने बुक में लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा कि जो अमीर वर्ग या मालिक होगा, जो मालिक और मजदूर के बीच में कोई अंतर नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और क्या होगा? जो उत्पादन के संसाधन है, उत्पादन के जो संसाधन है, जैसे खेत हो गया, है ना, खेत हो गया, खनिज हो गया, खाद्य हो गया, इस पे जो मालिकाना हक होगा, अभी हमने देखा था, जो मालिकाना हक होगा किसका होगा? वो मजदूरों का होगा। जो हक होगा उस पे मजदूरों का होगा। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा अपनी बुक में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ठीक है। इसका नाम आप रखिएगा याद, 1848 में, है ना, प्री में पूछा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। तो उन्होंने क्या कहा, जो उत्पादन के संसाधन है, जैसे खेत खनिज, है ना, खान हो गया, इस पे जो मालिकाना हक होगा वो अमीर वर्ग का नहीं होगा, मजदूरों का होगा, है ना, गरीब व्यक्ति का होगा, किसी अमीर व्यक्ति का उस पे हक नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि वो एक ऐसा समाज चाहते हैं, वो अपने कल्पना में कहते हैं एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पे वर्ग के हिसाब से, है ना, वर्ग के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा, वर्ग के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? भेदभाव का मतलब हुआ कि ऐसा समाज चाहते हैं जहां पे कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई उच्च जाति का हो, कोई नीच जाति का हो। ऐसा वो समाज नहीं चाहते थे। वो एक ऐसा समाज अपने कल्पना में देखते हैं कि कोई भी भेदभाव नहीं है, सब व्यक्ति क्या है, एक समान है ना, कोई अमीर गरीब नहीं है।
और क्या आती है यहाँ पे, एक उन्होंने लिखा पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति ना हो उसके पास। पैतृक संपत्ति मीन्स कि जैसे उसके पिताजी ने कोई संपत्ति बनाई है, कोई जमीन जायदाद बनाया है, उसका बेटा हुआ और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उसको पूरी संपत्ति किसको मिल जाती है, उसके बेटे को मिल जाती है। कि मतलब उसने बिना कुछ किए, है ना, बिना कोई कार्य किए ही वो बचपन से ही अमीर हो जाता है ना, बचपन से ही क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। तो ऐसा ये समाज में अपनी कल्पना में कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, किसी के पैतृक संपत्ति नहीं दी जाएगी, है ना, किसी की निजी संपत्ति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि ये खेत मेरा है या जमीन मेरा है या घर मेरा है, उस पर हक नहीं जता सकता, है ना। ऐसा समाज चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति, उसकी कोई पैतृक संपत्ति नहीं होगी, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, वो ऐसा नहीं कह सकता कि ये खेत मेरा है, जमीन मेरा है, घर मेरा है, ठीक है। एक इसमें पूरे समाज का हक होगा, है ना, वो पूरे समाज का होगा, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, किसी व्यक्ति के नाम नहीं होगा। ये ऐसा किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, अपनी बुक में कहा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था। और क्या कहा है उन्होंने कि अगर कोई उद्योग, है ना, कोई उद्योग लगा है, उद्योग लगा है, उस पर मालिकाना हक किसका होगा, मालिकाना हक होगा मजदूरों का। किसी भी उद्योग में जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा, मजदूर का होगा, किसी भी अमीर व्यक्ति का नहीं होगा। जो उसमें काम कर रहे हैं मजदूर हैं, उनका हक होगा पूरी तरह से किसी भी उद्योग, किसी भी फैक्ट्री में। और क्या मिलना चाहिए उनको, सबको, उन्होंने कहा सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। और क्या मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, है ना। उन्होंने ये कहा अपनी बुक में कि ऐसा वो समाज चाहते हैं जहां पे लोगों को, सबको मुफ्त में शिक्षा मिले और सबको क्या मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, है ना, फ्री में ही सबको स्वास्थ्य शिक्षा मिले और सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने अपने कल्पना में ये सोचा था कि वहां पे कोई राज्य नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। राज्य होने से उन्होंने अस्वीकार कर दिया था ना, इसके अस्तित्व को ही इसने नकार दिया था कि कोई राज्य नहीं होगा। जब राज्य नहीं होगा तो वहां पे सरकार नहीं होगी, तो पूरा हक किसका होगा, वहां पे रहने वाले लोगों का होगा, उस पर किसी का जोर नहीं चलेगा या उनके ऊपर कोई शासन नहीं कर सकेगा, है ना। पूरी दुनिया किसकी होगी, मजदूरों की होगी। अब बात आती है कि समाज बनेगा कैसे, है ना। ये तो कार्ल मार्क्स ने अपने बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एक तो कह दिया, लिख दिया, एक कल्पना करी है ना उन्होंने, ऐसा हुआ नहीं है, उन्होंने एक कल्पना करी है। अब बात आती है ऐसा राज्य, ऐसा समाज बनेगा कैसे, चलिए देखते हैं कि ऐसा समाज बनेगा कैसे। तो कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है ना, ऐसा समाज बनेगा कैसे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये इसका तरीका भी बताया है किसने, कार्ल मार्क्स ने ही बताया है अपनी बुक दास कैपिटल में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसका भी राइटर कौन है, कार्ल मार्क्स ही है। इसमें बताया, दास कैपिटल में बुक में बताते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सारे, है ना, सारी दुनिया के मजदूरों को एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा और क्रांति करनी पड़ेगी। क्रांति करनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसा समाज बनेगा कैसे, तो सारी दुनिया के मजदूरों को एक होना पड़ेगा और उनको क्रांति करनी होगी। वहां पे जो राजा है उनके खिलाफ क्या करनी पड़ेगी, उनको क्रांति करनी पड़ेगी, तभी जाके एक ऐसा समाज बन पाएगा जो कार्ल मार्क्स ने अपने बुक में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, उनको क्रांति करनी पड़ेगी और सभी देशों के, पूरी दुनिया के मजदूर को एक साथ आना पड़ेगा, है ना।
क्या करना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा ना, हर देश के किसान मजदूरों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। इसमें दास कैपिटल में वो और लिखते हैं कि वो मजदूरों को आह्वान देके कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, आगे प्री में पूछा जा सकता है ना। वो लिखते क्या है कि मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा मजदूरों को, हे मजदूर, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना, खोने के लिए तुम्हारे बेड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ है कि आप एक होइए और क्रांति कीजिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी बेड़ियां जो आप दबे हुए हैं, उनका मैं कहने का मतलब जो आप दबे हुए हैं, जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, अगर आपको स्वतंत्र होना है ना, उस बेड़ियों को तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, है ना। वहां के सरकार के खिलाफ, वहां के राजा के खिलाफ आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रांति करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब क्या है, जैसे हमने बताया, क्या है, एक कल्पना है ना, एक सोच है। यह सब एक कल्पना है, ठीक है, एक कल्पना है, ऐसा तो हुआ नहीं, ये इन्होंने एक बुक में लिखा है, ऐसा तो हुआ नहीं है, एक कल्पना है। क्योंकि मार्क्स ने अपने कम्युनिज्म को धरातल पे उतरते नहीं देखा है ना, उन्होंने सिर्फ एक समाज की कल्पना करी है, उन्होंने एक बुक में लिखा है, उन्होंने धरातल पे उतरते हुए नहीं देखा है कि एक ऐसा समाज बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, धरातल पे ऐसा उतरा नहीं है, ठीक है। अब बताती है कि ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था कभी हुई थी, कि जो कार्ल मार्क्स बताते हैं ऐसा समाज बना है कि नहीं बना है। चलिए देखते हैं कि ऐसा समाज आखिर कब बना, साम्यवादी अर्थव्यवस्था कब आई थी, ठीक है। तो रूस की क्रांति हुई थी, रूस में एक क्रांति हुई थी 1917 में, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। रूस की जो क्रांति हुई 1917 में, वहां पे एक व्यक्ति था लेनिन नाम का, है ना, लेनिन नाम का एक व्यक्ति था। वो कार्ल मार्क्स के दर्शन से क्या था, प्रेरित था। वो कार्ल मार्क्स के दर्शन से प्रेरित था, उन्होंने जो एक समाज सोचा था उससे वो क्या था, प्रेरित था, उसको बहुत पसंद आता था। उसने क्या किया, रूस में क्रांति कर दी, है ना, रूस में क्रांति कर दी। और वहां के जो राजा थे, वहां के राजा थे जार, जार वहां का राजा था, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका, है ना, वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका। जो जार था, वहां का राजा था, उसकी सत्ता को उसने उखाड़ फेंका। लेनिन ने सभी मजदूरों को एकत्रित किया और रूस में क्या कर दी, क्रांति कर दी। उससे वहां का जो राजा था जार, उसकी सत्ता बिखर गई, है ना। वहां पे अब किसका राज हो गया, वहां पे कौन हो गया, लेनिन हो गया। जो फिर क्या किया लेनिन ने, वहां पे क्या किया, वहां पे कम्युनिस्ट विचारधारा लागू कर दिया, कम्युनिस्ट विचारधारा लागू कर दिया। और क्या किया, उसने मजदूरों को मानवाधिकार दिए, मजदूरों को मानवाधिकार दिया, है ना, क्योंकि वो प्रेरित था, किससे प्रेरित था, कार्ल मार्क्स से प्रेरित था। तो उसने क्या किया, वहां पे रूस में कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू कर दिया और वहां के जो मजदूर थे, है ना, सारे मजदूरों को उनको मानवाधिकार दे दिया, उनको मानवाधिकार की प्राथमिकता दी वहां पे। और जो वहां पे काम करने का, जो वहां पे
उद्योग थे उसमें क्या करना, पहले क्या काम करते थे, जो मजदूर थे 18-18 घंटे काम करते थे ना, 15-18 घंटे काम करते थे और हफ्तों के 7 दिन काम करते थे। फिर जब लेनिन वहां पे सरकार बनाई लेनिन ने, तो उसने क्या किया कि 8 घंटे दिन के, 8 घंटे का काम और हफ्ते में 5 दिन। वहां पे एक नियम बनाया उन्होंने, क्या बनाया कि प्रतिदिन 8 घंटा काम और सप्ताह में 5 दिन का होगा। और क्या किया, अमीर से जमीन छीनकर गरीब में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। लेनिन ने क्या किया कि पहले क्या था, है ना, पहले था कि जो ज्यादा से ज्यादा जमीनें किसकी थी, अमीरों की थी। उस जमीनों पे कौन काम करता था, मजदूर काम करता था, और उसको अधिक पैसा नहीं मिलता था, उसको सिर्फ जीवन जीने के लिए पैसा मिलता था। सारा मजा कौन लेता था, अमीर वर्ग का व्यक्ति लेता था। लेकिन जब लेनिन ने रूस में क्रांति करी, उसके बाद क्या किया, उसने अमीरों से जमीन को छीन लिया और गरीबों में बांट दिया। अब उस पे जमीनों पे हक किसका है, अब मजदूरों का है, गरीबों का है, उस पे अमीर का कोई भी हक नहीं है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है इस पॉइंट पे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया मतलब क्या है, सरकार आ गई अब यहां पे, है ना, कि यहां पे लेनिन ने क्या किया, मार्क्स ने जो चाहते थे, मार्क्स क्या चाहते थे कि यहां पे सरकार नहीं होगी, राज्य नहीं होगा ना। उन्होंने अपने कल्पना में क्या बताया था कि राज्य नहीं होगा और सरकार नहीं होगी। लेकिन लेनिन ने क्या किया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। तो यहां पे कह सकते हैं हम लोग कि लेनिन ने मार्क्सिस्ट सिद्धांत को बदल दिया है ना, उनके सिद्धांत को यहां पे बदल दिया है। और लेनिन ने क्या किया, वन पार्टी स्टेट, मतलब केवल एक पार्टी वहां पे सरकार बना सकती है ना, वन पार्टी सरकार बना सकती है। तो इससे क्या कह सकते हैं, कम्युनिस्ट आदर्शों पर समाज और अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। कुल मिला के ये जो लेनिन ने किया, है ना, कुल मिला के जो लेनिन ने किया, इस विचारधारा को कहा गया सोवियत साम्यवाद कहा गया। क्या कहा गया इसे, सोवियत साम्यवाद। इसे क्या कहा गया, सोवियत साम्यवाद कहा गया। अब बात आती है कि ये तो रूस की क्रांति होगी, है ना, जो कि 1917 में लेनिन ने किया और वहां पे उसको सफलता भी प्राप्त हुई। अब चलिए देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, है ना। हमने तो एक क्रांति देख ली, रूस की क्रांति, इसके बाद पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में प्रभाव क्या क्या पड़े हैं, प्रभावित तो पड़ेंगे कि और देश के तो मजदूर भी तो देख रहे हैं, वहां पे भी तो बेड़ियों में बंधे हुए हैं ना, गरीबी से दबे हुए हैं। तो प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव देखते हैं। रूस की क्रांति के बाद क्या प्रभाव हुआ, इसे देखते हैं। रूस की क्रांति से प्रभावित होकर पूरी दुनिया के मजदूरों ने क्रांति कर दिया, है ना। फ्रांस की क्रांति को देखते हुए पूरी दुनिया के जो मजदूर थे वो एक हो गए और क्या किया, क्रांति कर दिया। जैसे देखते हैं हम लोग चीन में माओ के नेतृत्व में, है ना, एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे चीन में माओ के नेतृत्व में, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ा, जब फ्रांस में देखा गया कि फ्रांस में वहां के जो मजदूर हैं उन्होंने क्या किया, क्रांति करके वहां पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली, है ना, उनको बहुत सारे मानवाधिकार मिल गए। तो जो पूरी दुनिया के मजदूर थे वो देख के वो प्रभावित हो गए और वो भी अपने आप को आजाद करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पूरी दुनिया में क्या किया, क्रांति कर दिया। जैसे चीन में हुआ था उस समय, इंडोनेशिया में हुआ था, है ना, अमेरिका में हुआ था, जापान में हुआ था। जैसे चीन में माओ के नेतृत्व में हुआ था। तो उस समय क्या होगी, पूरी दुनिया में
कम्युनिस्ट विचारधारा लागू हो गई। है ना। तो पहले के जो दार्शनिक थे, जब कार्ल मार्क्स ने कल्पना करी थी तो उनका क्या करते थे वो लोग, मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब देखो कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट की विचारधारा को लागू कर दिया गया। लेकिन लेकिन उनमें एक कॉमन बात थी, है ना। पूरी दुनिया में जो विचारधारा लागू किया गया उनमें एक कॉमन बात थी। क्या बात थी? कि वन पार्टी स्टेट, है ना। एक पार्टी सरकार बनाएगी, है ना। एक पार्टी, एक सरकार, एक पार्टी आई, उसने क्रांति का नेतृत्व किया और देश का संचालन करने लगी। ऐसा कार्ल मार्क्स ने अपने कल्पना में नहीं कहा था। उन्होंने राज्य को ही नकार दिया था। उनका कहना था कि समाज में राज्य नहीं होना चाहिए, अगर राज्य नहीं होगा तो सरकार नहीं होगी। लेकिन पूरी दुनिया में क्या देखा गया कि वन पार्टी वन स्टेट, मतलब वन पार्टी वन स्टेट, एक सरकार, है ना, एक सरकार होगी जो देश को चलाएगी और देश का संचालन करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो उत्पादन के समस्त संसाधन होंगे, भूमि, उद्योग, खनन तथा समस्त आर्थिक तंत्र पे सरकार का नियंत्रण होगा। अभी उन्होंने क्या कहा था अपने कल्पना में? उन्होंने अपनी कल्पना में कहा था कि जो संसाधन होंगे, जो संसाधन है, जैसे खनिज था, खेत था, जमीन था, है ना, इस पे जो अधिकार था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों का होगा, है ना। इसमें अमीर वर्ग का कोई भी नहीं होगा, जो इस पे मालिकाना हक होगा मजदूरों का होगा। लेकिन जब पूरी दुनिया में क्रांति हुई तो वहां पे क्या हो गया? वन पार्टी स्टेट हो गया, एक सरकार हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो उत्पादन के संसाधन थे, जैसे खनिज, खेत, है ना, उद्योग, खनन, इस पे क्या हो गया? समस्त पे सरकार का नियंत्रण कर लिया। सरकार का नियंत्रण। कार्ल मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि इस सब पे नियंत्रण किसका होगा? ये होगा मजदूरों का होगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहीं पर और यही जो व्यवस्था हुई, जब सरकार का नियंत्रण हुआ तो यही व्यवस्था क्या कहलाई? समाजवाद कहलाई। समझ में आया आपको कि पहले क्या था? उन्होंने एक जो कल्पना करी थी साम्यवाद में कि जो खनिज संसाधन होंगे, जो खेत होगा, जमीन होगा, उस पर अधिकार किसका होगा? मजदूरों का होगा। लेकिन अब क्या हो गया? जब क्रांति आई कि वन पार्टी स्टेट, एक सरकार, तो उन्होंने क्या कहा कि जो उत्पादित संसाधन है उस पे, जो खनिज, खेत, जमीन पे जो अधिकार होगा वो किसका होगा? सरकार का होगा। इसी को कहा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। इसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। ये आपको समझ में आ गया? चलिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो आपको समझ में आया कि कैसे साम्यवाद से समाजवाद उत्पत्ति हुआ है ना। पेपर में पूछा जाता है, आया भी है, मेंस में आया भी है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये साम्यवादी की गोद से पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यही लिखना है जो मैंने सेम लिखाया है, यही लिखना है आपको पेपर में। तो चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था हमने देखा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है कि इसमें सरकार नहीं है। यही तो देखा हमने कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखा हमने कि सरकार नहीं है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था ये क्या कहती है कि सरकार है, सरकार है, एक पार्टी होगी, है ना, एक पार्टी, वन पार्टी स्टेट, एक सरकार होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? एक सरकार है, बाकी सारी चीजें समान है। जैसे क्या है समाजवादी में? हमने क्या देखा? अमीर गरीब में फर्क नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। इसी प्रकार सेम इसमें भी है। इसमें क्या अंतर है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में? कि सरकार नहीं है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि सरकार है लेकिन एक पार्टी होगी, वहां पे एक पार्टी एक सरकार होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, आप समझ लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कल हम देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।